Hey everyone, this is Aman Kumar and I once again welcome you all to my YouTube channel English with Aman. Again I'm back with a new topic. So basically आज का टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं मैंने बोर्ड पे मार्क करा है सब्जेक्ट। हाँ जी, तो आज के लेसन में मतलब कि अब से जो मेरी वीडियोस आएंगी वहां पे मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें मार्क करना चाहूंगा, जैसे आपका सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं। बेसिकली मैं आपको हर वो छोटे छोटे चीज को मार्क करने वाला हूं जो हम एक अच्छी इंग्लिश सिखाने की तरफ लेके जा सकती हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस YouTube पे मार्क कर रखा है। अगर अभी आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर भी आपने पहली बार विजिट करा है, सो मेक श्योर हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल so that you cannot have any problem while getting the notification of my new video. So without further ado, let's get the ball rolling. जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, उनको यूज कैसे करें, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं और सब्जेक्ट का एक्चुअल में यूज कहाँ पे किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स के द्वारा, आपके प्रोफेशनल्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और जो भी आपको इंग्लिश पढ़ाता है बहुत सारे डिस्क्रिप्शन मार्क कर रखा है अब तक इंग्लिश के बारे में कि सब्जेक्ट ऐसा होता है, वैसा होता है, ना जाने कैसा होता है। बट आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से I'll teach you from this very scratch to advanced level। यानी कि आज पहले वाली वीडियो में हम देखने वाले सब्जेक्ट क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, किस किस पार्ट ऑफ स्पीच के पास अधिकार है सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का, राइट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट का लाइन लिख करके, रॉ लिख करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट का। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन अक्सर हमें दिया जाता है कि अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ऑलवेज अ डूअर। यानी कि हमें अक्सर बताया गया है एक सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है और डूअर के रूप में हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज और नेम ऑफ समवन और नेम ऑफ समथिंग। अगर आप लास्ट वाला विजिबल हो आपके लिए, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट। नेम ऑफ समवन या तो किसी व्यक्ति के नाम या तो किसी चीज का नाम, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो हम जनरली अपने सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए यूज करते हैं। क्या बस इतने ही सब्जेक्ट होते हैं हमारे इंग्लिश में? My answer would be no. There are plenty of sentences which can be used just to frame a sentence. But जितने भी सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट अभी आप देख पा रहे हैं ये बहुत बेसिक होते हैं। जनरली इतना सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगली वीडियो आएगी वहां पे आपको सब्जेक्ट का एडवांस लेवल ऑफ सब्जेक्ट सिखाऊंगा, मतलब कि एडवांस लेवल में सब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है। 2-3 वीडियोज में कम से कम आपको मार्क करने वाला हूँ एक सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आपके पास एक प्रेसाइज इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट। और ना सिर्फ ये सब्जेक्ट के बारे में होगा बल्कि हर चीज में आपको 1 बाय 1 करके प्रिसाइजली पढ़ाना चाहूंगा, राइट है। तो बढ़ते हैं। सो एक डेफिनेशन हमें दिया गया था अक्सर कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, एक्चुअल में कि डूअर होता है सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट होता है डूअर जो किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर ये बातें ट्रू हैं देन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल आउट देयर एंड you got to find out if it is a subject or not, right? So let's suppose if I say I am a teacher. So I've got this sentence and the sentence goes like I'm a teacher. क्या इस स्टेटमेंट में आपके पास कोई एक्शन दिख रहा है? चूंकि यहाँ पे एक्शन आप नहीं देख पा रहे होंगे, आई होप सो कि यहाँ पे कोई एक्शन है नहीं। चूंकि यहाँ पे एक्शन नहीं है तो यहाँ पे डूअर भी तो नहीं होगा। आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर इस स्टेटमेंट में एक्शन नहीं है तो उसको करने वाला भी तो नहीं होगा ना, यानी कि देयर इज नो डूअर इन दिस सेंटेंस। यानी कि मेरे पास 3 चीजें हैं यहाँ पे, वैसे तो 4 है, जैसे कि एक देख पा रहे हैं, 2, 3, 4। इसमें सब्जेक्ट क्या है इसका अगर आंसर मैं आप दूं उससे पहले आप कोशिश करिए कि आपको इसमें सब्जेक्ट क्या लगता है और इसका क्या बिहेवियर है। प्लीज कमेंट में अपना आंसर को ड्रॉप करें, उसके बाद मैं आपका आंसर देना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो आई देख रहे हो वैसे तो ये आई यहाँ पे कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड इट इज नॉट एक्टिंग एज अ डूअर हियर बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड अ प्रिसाइज सब्जेक्ट ओवर हियर। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट है बट इट्स नॉट परफॉर्मिंग एन एक्शन हियर, यहाँ पे कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है बट ये भी सब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अगर मैंने बोला आई हैव अ chance, let's suppose I have a chance to learn English, I have a chance to teach you English guys, something like that. So our sentence goes like I have a chance. Can you still find any doer here? Is there any action going on? कोई एक्शन ढूंढ पा रहे हो आप इस सेंटेंस में? कोई एक्शन चलता हुआ दिख रहा है? Since there is no action, there won't be any doer.
I repeat one more time. Since there is no action, there won't be anyone or a doer who will be doing an action, who will be doing that action. यानी कि सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं है. चूंकि यहाँ पे एक्शन नहीं है, तो डूअर क्या करेगा? डूअर है ही नहीं यहाँ पे. तो ये जो शकल आपको आई के रूप में दिख रहा है, ये कर कुछ नहीं रहा है, बट स्टिल ये सब्जेक्ट है सर. ऊपर वाले स्टेटमेंट जो आपने देखा, आई एम अ टीचर, कोई भी एक्शन नहीं था, बट स्टिल आई को हमने सब्जेक्ट की तरह देखा. आई हैव अ चांस टू लर्न इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश, टू टॉक टू यू, समथिंग लाइक दैट. लेकिन यहाँ पे भी एक्शन नहीं है, बट स्टिल वी हैव अ सेंटेंस, वी हैव अ सब्जेक्ट. एक्चुअली यहाँ पे सब्जेक्ट है. एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको. बीइंग अ टीचर, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई कैन से आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग English. मैंने सेंटेंस बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, और आई कैन सिंपली से आई टीच इंग्लिश. कैन यू फाइंड एनी डूअर हियर? Yes, we have got a doer here. We have got a subject here. See, all these three sentences have a subject, but here we have got a subject which is actually performing an action. So there is action. Can you find any action over here? I hope you can find. So इस सेंटेंस में आपको टीचिंग जो देख पा रहे हैं, आपका मेन वर्ब है, इसके पीछे आपका हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है. तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है एंड ये मेरा मेन वर्ब है. और इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है एक्शन. अगर यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो कोई ना व्यक्ति तो होगा ना, कोई ना कोई तो होगा ना जिस एक्शन को परफॉर्म करेगा. तो ये जो आई नामक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, ये आपका यहाँ पे डूअर का काम कर रहा है, और इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो ये लास्ट वाले केस में, लास्ट वाले टर्म में जो सब्जेक्ट ने किसी एक्शन को परफॉर्म करा, एक्शन कर रहा है, एक्शन बता रहा है, बस इसी पॉइंट ऑफ नजर को देखते हुए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सारे टीचर्स, अभी सारे एवरीबॉडी, लाइक एवरीबॉडी थिंक्स दैट अ सब्जेक्ट इज समथिंग और समवन हु डज एन एक्शन, बट इट इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम. ये हमेशा ट्रू नहीं है कि एक सब्जेक्ट आपके पूरे एक्शन को दिखाए. सब्जेक्ट कुछ और भी दिखा सकता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले दो स्टेटमेंट में दिखाया. आई एम अ टीचर, but still we have a subject. I have a chance to teach you. Still there is no action, but still I have a subject, and that is I. Last में I'm teaching, I'm talking to you. There is an action. Since there is an action, we will have to have a subject over here. We'll have to have a doer actually, who is gonna perform that action. So who is performing an action over here? I. So I is a doer here. बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है जिस वजह से बहुत सारे टीचर्स, प्रोफेशनल्स एंड एवरीबॉडी थिंक्स कि भैया सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है. ऐसा नहीं है. सब्जेक्ट आपके किसी और चीज को भी मार्क कर सकता है, वो ही हम आज की क्लास में देखने वाले. सो इन 3 एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको दिखाना चाहा कि सब्जेक्ट ना सिर्फ डूअर होता है, ना सिर्फ एक्शन करता है, वो कुछ और भी करता है. जैसा कि उन सारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको इन 3 एग्जाम्पल के अंदर समझा चुका हूं, बट स्टिल आपको वन बाय वन समझाना चाहूंगा कि एक सब्जेक्ट का काम क्या होता है, वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरना होता है उनको, वो सारी चीजें आज की क्लास में. अगर आप थोड़ा सा बोर्ड पे इन सब्जेक्ट के नीचे नजर डालें, तो यहाँ पे मैंने एट द कॉर्नर ऑफ दिस बोर्ड, यू कैन सी हियर राइट नाउ, मैंने नोट लिखा हुआ है नाउन या प्रोनाउन. अब इससे क्या मेरा मतलब है? इससे प्रिसाइजली मेरा मतलब है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड सब्जेक्ट होगा, और ना सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट का दे रहा हूं मैं, बल्कि मैं आपको गोल्डन टिप के तरफ, एक बोनस टिप के तरफ से मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं. अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच के पास अधिकार है. या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी बनता है. हम सारी चीजें वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. As of now, you just got to remember whatever the subject we have right now in our sentence, that must be either a noun or a pronoun. मतलब अगर कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई क्लॉज, कोई सेंटेंस अगर सब्जेक्ट का बिहेवियर रख रहा है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर रख रहा है, कॉम्प्लीमेंट का बिहेवियर रख रहा है, उनको 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरना पड़ेगा. वो आपका पहला है नाउन और दूसरा है आपका प्रोनाउन. कैसे समझने की कोशिश करते हैं. जितने भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो सब्जेक्ट के तौर पे, इन सभी को कहते हैं हम प्रोनाउन. हाँ, इसको छोड़ करके लास्ट वाले पॉइंट को, ये जितने भी आप देखते हो ना, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ऑल दीज टर्म्स आर नोन एज प्रोनाउंस. ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के पास ही तो अधिकार है ना, या तो सब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट, या तो कॉम्प्लीमेंट. फिलहाल हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रिसाइजली फोकस हमारा सब्जेक्ट पे है. तो नाउन या प्रोनाउन के पास ही अधिकार है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए. तो या तो ये प्रोनाउन होंगे सारे,
या तो नेम ऑफ समवन और नेम ऑफ समथिंग, यानी कि जब नाम आएगा किसी व्यक्ति का, जो ऑब्वियसली बात है कि वो नाउन को रेफर करेगा, और नाउन के पास भी तो अधिकार है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का। दो ही पार्ट ऑफ स्पीच के पास अधिकार है। एट द एंड आई कैन मार्क ओवर हियर कि या तो वो नाउन का पार्ट होगा या तो प्रोनाउन का पार्ट होगा। आई होप एवरीबडी हैज गॉट व्हाट आई मेंट हियर, राइट? कि सब्जेक्ट अगर कहीं पे छुपा हुआ है तो वो या तो नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरेगा या तो प्रोनाउन के पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है, अब हम देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है? नहीं। सो आई थिंक एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मुझे आपके लिए लिख लेने दीजिए बोर्ड पे, ताकि जब आपसे कोई टीचर प्रोफेशनल कोई भी आपसे पूछे कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन को वहां पे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। डेफिनेशन को पहले हम मार्क करते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम कह सकते हैं अ सब्जेक्ट is either a noun or a pronoun that does not refer to only a doer. गॉट दैट? यानी कि अब तक मैंने डिस्क्रिप्शन में मार्क करा है कि एक सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। वो सिर्फ ये रेफर नहीं करेगा कि वो डूअर है, बट it also refers to the state. I repeat one more time. It also refers to the state or the possession case in a sentence, in a statement, let's suppose in a statement. यानी कि मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करके समझाता हूं कि डेफिनेशन में एक्चुअली मैंने लिखा क्या है। A subject is either, एक सब्जेक्ट या तो a noun या तो नाउन होता है और प्रोनाउन या तो प्रोनाउन का पार्ट होता है, that जो क्या करता है, does not refer to only the doer, यानी कि वो सिर्फ डूअर को नहीं दिखाते हैं, बट ऑल्सो वो उसके अलावा क्या करते हैं, इट ऑल्सो रेफर्स टू द स्टेट। ये ऑल्सो मतलब कि ये स्टेट को भी दिखाता है। स्टेट का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति क्या है, कैसा है, कहाँ है, किसके साथ है, ओवरऑल उसका स्टेट आपको दिखाना है, उसका कंडीशनल, उसका कंडीशन, उसका सिचुएशन, उसका पोजीशन दिखाना है कि उसकी अवस्था क्या है, उसका स्टेट क्या है। तो सेंटेंस को पोस्टमार्टम करेंगे इस डेफिनेशन के जरिए कि क्या वो स्टेटमेंट इस डेफिनेशन पे रिलाई कर पा रहा है, क्या इस पे अलाइन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो जो सब्जेक्ट है वो आपकी स्टेट को दिखाता है। और द पोजेशन केस, यार पोजेशन केस का मतलब आपने एक वर्ड रियल लाइफ में बहुत सुना होगा, वो बड़ी पजेसिव है। पजेसिव इज एक्चुअली समवन who possesses his ownership all the time on someone, यानी कि वो व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने अधिकार में किसी व्यक्ति पे जताता रहता है। तो आपने अक्सर सुना होगा वो मतलब कि रिलेशनशिप में जब कोई लड़का लड़की होता है तो लड़का या लड़की एक दूसरे को रोकते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा ना करो, जैसा ना पता कैसा ना करो, मतलब बेसिकली किसी को किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज से मिलने के लिए, बात करने के लिए हम स्टॉप करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपना पोजेशन केस दिखा रहा है, वो अपना ओनरशिप जता रहा है। हम उस व्यक्ति को पजेसिव कहते हैं कि यार इतना भी पजेसिव मत बनो, डोंट बी सो पजेसिव यार, कि हमेशा तुम मुझे टोकते रहते हो, हमेशा ही पूछते रहते हो। तो पजेसिव का मतलब क्या होगा कि वो व्यक्ति है जिसके पास किसी चीज का अधिकार है, और उस पर अधिकार कब आएगा, जब उस व्यक्ति के पास कुछ होगा। तो ये भी स्टेटमेंट जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आई हैव अ चांस, तो उस चांस की ओनरशिप सिर्फ आई के पास है। आई को जैसे चांस को रखना है वैसे रख सकता है। मतलब कि बेसिकली पोजीशन केस का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के पास आई यू वी दे ही सी इट दिस दैट दीज दोस के पास क्या है बताने के लिए हम पोजीशन केस यूज करते हैं इन स्टेटमेंट। अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप इस डेफिनेशन और उस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि एक सब्जेक्ट ना सिर्फ आपके एक्शन को दिखाता है, ना वो सिर्फ डूअर बनता है, बल्कि वो स्टेट को भी दिखाता है, वो आपके पोजेशन केस को भी दिखाते हैं। तो अब दोबारा हम अपने एग्जांपल्स पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई नामक व्यक्ति यहाँ पे कुछ कर तो नहीं रहा है, बट हाँ यहाँ पे जो टीचर है वो आई है, और आई कौन है, टीचर है। यानी कि आई की स्टेट बताई जा रही है, आई क्या है, तो आई एम अ टीचर, टीचर आई नामक व्यक्ति है, और
टीचर ही आई है और आई ही टीचर है। मतलब कि ओवरऑल इस सेंटेंस में हम किसी सब्जेक्ट का स्टेट की बातें कर रहे हैं कि वो क्या है, कैसा है, कहाँ है। गॉट दैट? कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैंने बोला मैंने सिंपली बोला यार मैं बीमार हूं, आई एम इल और आई एम सिक, तो ये जो सिक है वो आई है और आई जो है वो सिक है। यानी कि कहीं ना कहीं आई नामक जो व्यक्ति है, आई जो सब्जेक्ट है, उसकी स्टेट बताई जा रही है। वो कैसा है? वो सिक है। आई एम सिक, मैं सिक हूं। आई एम इल, मैं इल हूं। कुछ ऐसे कहानी। See, whenever you have a conversation with someone and you start your conversation by saying how are you, right? We generally ask this question to anybody. जब भी हम किसी से मिलते हैं, we generally ask this question to everybody. सबसे पूछते हैं. And in return, what we get? We simply get I'm fine. I am fine. आई नामक ही फैन है, सॉरी, आई नामक व्यक्ति ही फाइन है और फाइन ही आई है। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे आई नामक जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वहां पे इसकी स्टेट बताई जा रही है, आई एम फाइन। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन की वजह से अगर आप अच्छे ना हो तो आप वहां पे आई एम फाइन की जगह पे आई एम बैड बोल सकते हो, आई एम इल बोल सकते हो, आई एम रिच बोल सकते हो, आई एम ब्रोकन बोल सकते हो, आई एम टैड बोल सकते हो। ये सारे सेंटेंस बोल के आप कर क्या रहे हैं? आप आई नामक व्यक्ति की, यानी कि आप अपने बारे में अपना स्टेट को मार्क कर रहे हैं कि आप क्या है, कहाँ है। ये कुछ ऐसी कहानी। आई होप कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। अगर फिर भी आप में से किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वर्क कर रहा है, प्लीज अपने कंसर्न को शेयर करें कमेंट में। मैं दोबारा वीडियो बना करके आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, या हो सके तो मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर दे दूं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। तो सबसे पहला काम सब्जेक्ट का स्टेट बताने के लिए। उसी तरीके से सब्जेक्ट का दूसरा भी काम होता है जहां पे पोजीशन केस करता है। यहाँ यानी कि आप यहाँ पे वैसी बातें करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश में, आ यू वी दे ही सी इट दिस दैट दीज दोस, इनके पास क्या है, उनके पास जो भी है उन चीज को दिखाने को हम कहते हैं पोजीशन केस। तो जैसा कि एज यू कैन लुक एट माय सेकंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं आई हैव अ चांस। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस सेंटेंस में स्टेट की तो बात नहीं हो रही, एक्शन की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे डूअर का तो काम नहीं कर रहा, लेकिन आई नामक के पास कुछ है स्टेटमेंट में, और इसी को हम कहते हैं पोजीशन केस। तो यहाँ पे पोजीशन केस को दिखाने के लिए भी हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आई हैव अ चांस, तो आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई नामक व्यक्ति के पास क्या है। Let me take another example. Let's suppose I'm suffering from fever, cold और cough. जैसे कि अभी एक्चुअल में मैं बीमार हूँ, मुझे भी सर्दी है, मुझे इसी बात को बोलना पड़े when I see the doctor, जब भी डॉक्टर से मिलता हूँ या बात करता हूँ तो मुझे सिंपली बोलना पड़ेगा I have a fever. I have a fever. तो यहाँ पे पोजीशन केस की बात हो रही है कि आई नामक व्यक्ति के पास क्या है, I have a fever. वंडरफुल। कुछ ऐसे मैंने बोला यार वो लड़की देख रहे हो उसमें तो बहुत घमंड है यार, यानी कि उस लड़की के पास किसी चीज का पोजीशन है, मतलब वो पोजीशन केस दिखाना चाह रहे हैं कि जो सी नामक व्यक्ति है क्या है उसके पास, तो घमंड है। घमंड को हम एरोगेंस बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। तो उस लड़की में बहुत घमंड है। वी कैन सिंपली से दैट गर्ल हैड सो मच एरोगेंस, दैट गर्ल हैड सो मच एरोगेंस। उस लड़की में बहुत घमंड है। एक एग्जांपल हो, जैसे कि यहाँ पे लड़के हैं, मैंने बोला इन लड़कों के पास हथियार हैं, इन लड़कों के पास हथियार हैं, तो वी कैन नॉट वी कैन नॉट अलाउ देम टू एंटर द स्कूल और द क्लास, मतलब क्लास में उसको आने देंगे बिकॉज उनके पास हथियार है। सो वी कैन सिंपली से दे हैव, दोज बॉयज हैव वेपन्स, दोज बॉयज हैव वेपन्स। यानी कि इस स्टेटमेंट को हम बना करके ये बताना चाह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है मेरे पास, आई यू वी दे ही सी इट, जितने भी सब्जेक्ट आपके। हाँ, एक चीज और बता दूं कि सब्जेक्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, सब्जेक्ट बनने का काम और भी चीजों का है। मतलब कि होगा तो नाउन या प्रोनाउन ही, लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन का एडवांस लेवल होगा। तो वो अगले वीडियो में मार्क करना चाहूंगा कि नाउन और प्रोनाउन का एडवांस लेवल क्या होता है। जो सब्जेक्ट बनने का काम करता है वो ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है, साथ में कॉम्प्लीमेंट बनने का भी काम करता है। तो हर चीज हम पढ़ने वाले सीक्वेंस में। आई होप कि मैं आपको सब्जेक्ट का दूसरा यूज समझा दिया कि सबसे पहले स्टेट दिखाने के लिए आई एम अ टीचर, आई एम इल, आई एम सिक, आई एम एट होम, ब्ला ब्ला, सारे यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। पोजीशन के दिखाने के लिए आई हैव अ फीवर, शी हैज सो मच एरोगेंस एंड दोज बॉयज हैव वेपन्स, राइट है। आपके पास हो सकता है कि अच्छा एक फोन हो, सो यू हैव अ वंडरफुल फोन, यू हैव अ वंडरफुल फोन। यहाँ पे मैंने बोला कि आपके पास कुछ तो है, आप कुछ तो ओनरशिप करते हो, तो फोन है आपके पास, ये है फोन। पोजीशन की इसकी बात हो रही है। लास्ट पॉइंट जो आई गेस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि सब्जेक्ट का तीसरा काम होता है एक्शन को करने का काम, यानी कि वहां पे डूअर का काम करता है। स्टेट ऑफ एक्शन कह सकते हो, जहां पे सब्जेक्ट कुछ करता है। तो इस सेंटेंस में जैसे कि आप देख पा रहे हो, आई एम टीचिंग, यहाँ पे आई नामक व्यक्ति स्टेट की बात तो नहीं कर रहा, पोजीशन की बात तो नहीं कर रहा, बट हाँ ये एक्शन की बात कर रहा है कि आई नामक व्यक्ति कुछ तो परफॉर्म कर रहा है। एंड व्हाट इज ही डूइंग? सो बेसिकली ही इज टीचिंग हियर, or you can say I'm teaching here. So I is a subject here and performing an action. I जो है यहाँ पे action को perform कर रहा है। एक example हो,
लेट सपोज आप मुझे देख रहे हो तो यू जो है वो स्टेट भी बताता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है, पोजीशन भी बताता है, पोजीशन का काम कर सकता है, और एक्शन भी तो दिखाता है। तो आप अभी कुछ ना कुछ कर रहे हो, सो यू कैन सिंपली से यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमन। तो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाना चाहा कि सब्जेक्ट का क्या बिहेवियर होता है। वो स्टेट भी रिप्रेजेंट करता है, वो पोजीशन भी रिप्रेजेंट करता है, और एक्शन तो नॉर्मल सी बातें हैं जो अक्सर हमें पता था। सो आई होप इस वीडियो के जरिए, छोटे से वीडियो के जरिए मैंने आपको सब्जेक्ट का यूज, उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझाना चाहा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ना चाहेंगे कि सब्जेक्ट का एडवांस लेवल क्या होता है, वो कैसे सब्जेक्ट की तरह काम करता है, राइट। सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मार्क करना चाहूंगा। इस वीडियो से अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी कंसर्न, कुछ भी है, मेक श्योर अपने सारे कंसर्न को, अपने डाउट को कमेंट में डालें, ताकि मैं आपके उस कमेंट का आंसर दे पाऊं, रिजॉल्व उसको मैं कर पाऊं। जाते जाते एक सेंटेंस की इंग्लिश आपको कमेंट पे डालनी है। बेसिकली मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं और आपको उसमें बताना है कि इसमें सब्जेक्ट है या नहीं, और वो है तो उनका बिहेवियर क्या है। और सेंटेंस है इंडिया, लेट्स सपोज मैंने बोला कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपको ये ढूंढना है, प्लस में इसका बिहेवियर क्या है। क्या ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये पोजीशन केस को बता रहा है, या फिर ये एक्शन केस को बता रहा है। आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट country. So with this note, signing off, this is Aman Kumar, and thank you so much guys for watching me. I'll see you inside another video. Thank you so much everybody.